आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार अग्रवाल आज आप लोग को छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के बारे में बताऊंगा। दरअसल पहले हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल डिवीज़न, और पॉलिटिकल डिवीज़न में हमने ये देखा था कि पूरा छत्तीसगढ़ राज्य किस प्रकार से संभागों में, जिलों में व्यक्त है। अब इसका एक महत्व फिजिकल डिवीज़न का होता है। फिजिकल डिवीज़न से हमको ये समझ में आता है कि वास्तव में पूरा जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य कैसा है, और इस आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 बड़े बड़े भागों में बांटा जाता है। दरअसल अगर हम बात करें तो इस भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में या फिजिकल डिवीज़न में हम देखते क्या है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो उच्चावच या टोपोलॉजी। उच्चावच से हमको क्या समझ में आता है कि ऊंचाई वाला क्षेत्र कैसा है। ऊंचाई अगर रहेगी तो वहाँ से नदियाँ निकलेंगी। नदियाँ निकलेंगी तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वो क्या करेंगी, ढाल के अनुसार उनका नदियों का स्लोप होगा, स्लोप के अनुसार उनका प्रवाह होगा। नदियाँ जब निकलेंगी तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिग-जैग बहेंगी और वो वहाँ पर वाटरफॉल बनाएंगी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे मैदानी क्षेत्रों में, उनके ऊपर डैम बने होंगे, एग्रीकल्चर के काम में आएगा और उसके स्लोप के अनुसार पूरा आगे बढ़ेगा। तो अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का पूरा स्लोप पूर्व की तरफ है। चूँकि भारत का पूरा स्लोप पूर्व की तरफ है, तो छत्तीसगढ़ का स्लोप किस तरफ है, ईस्ट की ओर है। इसलिए ज़्यादातर नदियों का प्रवाह हमारे यहाँ किस तरफ होता है, पूर्व की ओर होता है। अगर हम ऊंचाई वाले बात करें तो ऊंचाई में ज़्यादातर हमारा, अगर क्लाइमेट की बात करें तो ठंडा क्लाइमेट होगा। क्योंकि पृथ्वी क्या है, रेडिएशन के माध्यम से पृथ्वी का सरफेस गर्म होता है और कन्वेंशनल प्रोसेस से, संवहनीय प्रक्रिया से उसका वायुमंडल गर्म होता है। तो सामान्य प्रक्रिया से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमारा तापमान सामान्यतः 165 मीटर ऊंचा होने पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। इसलिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमारा टेम्परेचर कम होता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर वर्षा वाला क्षेत्र भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठती हैं और ठंडी होती हैं तो वर्षा करती है। हालांकि इसमें बहुत सारे कारण भी हैं कि किस तरफ हमारा रेन शैडो एरिया बनेगा, पर्वत की ढाल किस तरफ है, किस तरफ हवाएं आ रही हैं, इनका भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। इसके अलावा जो ऊंचा वाला क्षेत्र है वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होता है। क्योंकि डेवलपमेंट कम होता है तो उसको हम मैदानी भागों में एग्रीकल्चर कार्य के लिए उसकी कटाई कर लेते हैं। इसलिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमारा फॉरेस्ट ज़्यादा होता है। और छत्तीसगढ़ में जितना भी हाई लैंड ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर वन क्षेत्र ज़्यादा है। और जब वहाँ वन क्षेत्र होंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से बायोडाइवर्सिटी होगी। इसलिए बायोडाइवर्सिटी के कारण जो सेंचुरी है, जो हमारे अभ्यारण्य हैं या जो भी नेशनल पार्क है, ज़्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हैं। अगर हम और आगे देखें तो हमारी जनजातियाँ भी, चूँकि वो वनों से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, इसलिए वनों से ज़्यादा जुड़ी होने के कारण जनजातियाँ भी क्या है कि वो विशेष पिछड़ी जनजाति, वो ज़्यादातर हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, या जो भी हमारा जैसे आपका पूर्वी बघेलखंड, जसपुर शामली पहाड़ क्षेत्र, सीमांत उच्च भूमि और बस्तर का पठार क्षेत्र, उसमें विशेष पिछड़ी जनजातियाँ ज़्यादा है। अब हम आगे देखें, इसके अलावा हम जो फिजिकल डिवीज़न है उसमें हमको ये भी पता चलता है कि वहाँ हमारी चट्टानें कौन सी होंगी। जब कोई भी चट्टानें होंगी, रॉक्स होंगी, तो उसमें निश्चित रूप से रॉक्स के आधार पे हमको ये पता चलता है कि उसमें क्या क्या मिनरल्स मिलेंगे, क्या क्या खनिज मिलेंगे। जैसे गोंडवाना लैंड की चट्टानों में हमारे यहाँ कोयला मिलता है। सबसे पुरानी चट्टानें हमारी हैं वो है आर्कियन सेल की चट्टानें। और आर्कियन सेल की चट्टानें चूँकि कठोर होती हैं
इसलिए ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। आर्केनसेल की चट्टानों में ग्रेनाइट और निस्ट और सीस मिलता है। वैसे ही अगर हम और आगे बढ़ें तो धारवाड़ की चट्टानों में हमको क्या मिलता है, लोहा मिलता है। कडप्पा की चट्टानों में हमको चूना पत्थर डोलोमाइट मिलता है। तो रॉक से हमको ये पता चलता है कि क्या क्या हमारी चट्टानों में क्या क्या मिनरल्स मिलेंगे। जब मिनरल्स मिलेंगे तो निश्चित रूप से हमको ये समझ में आएगा कि उसके ऊपर, मिनरल्स के ऊपर क्या क्या डिपेंड हमारे इंडस्ट्री बन सकती है। वहाँ क्या क्या इंडस्ट्री हो सकती है आसपास, जैसे हमारा कडप्पा वाले क्षेत्रों में, इसीलिए चूना पत्थर की बहुत सारी इकाइयाँ लगेंगी। और अगर हम आगे जाएं तो रॉक्स से ही हमको ये पता चलता है कि वास्तव में सॉइल कैसी होगी, मिट्टी कैसी होगी। जैसे आपने देखा कि आर्कियनसेल की चट्टानें हालांकि ज़्यादा ऊंचाई पे रहती हैं, कठोर चट्टानें हैं, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए उतनी ज़्यादा इसकी मिट्टी अच्छी नहीं, क्योंकि ये कठोर मिट्टी है। वहीं पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से, एलुवियल सॉइल से, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी से सिंचाई वाला क्षेत्र कायम रहता है, मुलायम मिट्टी रहती, तो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। वहीं अगर हम देखें तो ज़्यादातर मैदानी भाग है, वहाँ संचार के साधन अच्छे होंगे, वहाँ कृषि कार्य अच्छा होगा, वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पर जनसंख्या आधिक्य होगा, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, और ऊंचाई पे जनसंख्या घनत्व कम होगा, बिखरे हुए घर होंगे। और इस आधार पे तो बहुत सारी चीज़ों का हमको ये जलवायु, हमको जलवायु से और भी सारी चीज़ों से समझ में आता है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है, जब हम प्राकृतिक विभाजन और जब हम राजनीतिक विभाजन दोनों को एक कर देंगे तो वास्तव में हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि किस जिले में किस प्रकार की जलवायु हो सकती है, किस प्रकार की मिट्टी हो सकती है, किस प्रकार के खनिज मिल सकते हैं, किस प्रकार के जनजातियों वाला क्षेत्र होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे और इस आधार पे हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो आपको पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप का बड़ा अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और इस आधार पे हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है, पूरा भारत ही गोंडवाना लैंड का भाग है। और भारत का जो दक्कन, भारत का जो पेनिनसुलर प्लेट है, पेनिनसुलर प्लेट है या प्रायद्वीपीय भारत है, उसका एक पार्ट है छत्तीसगढ़। तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है छत्तीसगढ़। और इस प्रकार से इसीलिए छत्तीसगढ़ मिनरल्स क्षेत्रों में बहुत आगे है, बहुत पुरानी ये गोंडवाना लैंड का भाग है हमारा छत्तीसगढ़, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, इसलिए मिनरल्स में अधिक है, मिनरल्स काफ़ी मिलते हैं यहाँ पर। और पूरा क्षेत्र, चूँकि जब आपने देखा कि ये प्रायद्वीपीय भारत पहले मैडागास्कर से लगा हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के लगभग लगा हुआ क्षेत्र से लगा हुआ था, धीरे धीरे आगे बढ़ा और आगे जा कर के आपने देखा दो प्लेटों के टकराने से ये क्षेत्र हमारा, इसी से हिमालय पर्वत वगैरह का निर्माण हुआ है, जो कि हमारा हिस्ट्री का भारतीय भूगोल का भाग है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। और इस प्रकार से जब ये पूरा जब लगा तो पूरा क्षेत्र, जब दोनों प्लेटें टकराई तो थोड़ा सा झुकाव पूर्व की ओर हो गया, इसलिए पूरे भारत का झुकाव पूर्व की ओर है और छत्तीसगढ़ का भी झुकाव पूर्व की तरफ है, इसलिए नदियों का विशेष तौर पे यहाँ प्रवाह पूर्व की ओर होता है। परंतु इसमें भी कुछ अपवाद है, उसको देखेंगे क्या है। जैसे नर्मदा नदी वाला क्षेत्र जो है पूर्व की तरफ से बल्कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है, वेस्ट की तरफ प्रवाहित होता है। तो चलो दोस्तों, हम आज देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पहला भाग पूर्वी बघेलखंड है। पूर्वी बघेलखंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बघेलखंड का भाग है और बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, जबकि पश्चिमी हिस्सा मध्य प्रदेश क्षेत्र में है, जिसमें सतना रीवा जिले हैं। इस क्षेत्र में विशेष तौर पे बघेली बोली जाती है। ज़्यादातर पूर्वी बघेल का भाग, पूर्वी बघेलखंड का जो क्षेत्र है
वो ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लगभग 52% हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है। पूरे छत्तीसगढ़ का 60.16% है, पूरे छत्तीसगढ़ का 16.1% है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी है। इसको हम बहुत बाद में विस्तार से बताएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो जसपुर सामरी पाट क्षेत्र है। जसपुर सामरी पाट क्षेत्र ये छोटा नागपुर का पूर्वी विस्तार है और जसपुर सामरी पाट क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक विभाजन क्षेत्र है। मात्र छत्तीसगढ़ का 4.59% है और ये सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई वाला क्षेत्र है और इसलिए इस क्षेत्र में सबसे कम विकास हुआ है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी यहाँ पर 2011 के सेंसेक्स से काफ़ी कम है, सबसे कम है छत्तीसगढ़ में। और सबसे ठंडा क्षेत्र भी है छत्तीसगढ़ का ही। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो तीसरा जो भाग है वो महानदी बेसिन कहलाता है। महानदी बेसिन, महानदी बेसिन इसके दो भाग हैं। महानदी बेसिन तीसरा पार्ट है पूरे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन और ये 50.34% क्षेत्र में है। दो भागों में पहला सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि हाई विमलैंड क्षेत्र एरिया और दूसरा है छत्तीसगढ़ का सीमांत उच्च भूमि। ये पूरे विमलैंड की तरह पूरे छत्तीसगढ़ के चारों तरफ से ऊंचाई वाला एक भाग है जिसमें महत्वपूर्ण भाग ये जो है ये मैकल श्रेणी है। मैकल पर्वत, मैकल पर्वत है। इस तरफ दुर्ग उच्च भूमि है, इस तरफ पेंड्रा लोलमी का पठार है, इस तरफ धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है और इस तरफ ये जो है ये आपका छूरी उदर। अभी विस्तार से इसको बहुत विस्तार से देखेंगे। और ये महानदी बेसिन में छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ये यहाँ से मुख्य नदी महानदी और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित क्षेत्र है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, हड़प्पा चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए चूना पत्थर की अधिकता है यहाँ पर और जनघनत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसी क्षेत्र में रायपुर, दुर्ग, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा क्षेत्र, बिलासपुर का आधा भाग इस क्षेत्र में आता है। इसके अलावा चौथा भाग जो है वो दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण कहा जाता है, दंडकारणी कह लीजिए। और इसी के भी फिर 4 डिवीजन है, इसके भी 4 भौगोलिक भाग हैं। एक है मोटली बेसिन, दूसरा है अबुझमाड़, तीसरा है बस्तर का पठार,
और चौथा है बस्तर का नदी। ये कोटरी बेसिन, कोटरी नदी के कारण इसका नाम कोटरी बेसिन पड़ा है। अबुझमाड़ क्षेत्र, अबुझमाड़ क्षेत्र है। और ये बस्तर के पठार को दो भागों में फिर बाद में बांटा जाता है, पश्चिम और पूर्वी पठार। दंडकांड का जो क्षेत्र है पूरे छत्तीसगढ़ का 28.9%, 28.91% है। ये तो छत्तीसगढ़ का 4 डिवीजन हुआ, लेकिन उससे पहले हमको एक क्षेत्र और जाना है, एक क्षेत्र और समझना है। ये है अमरकंटक वाला क्षेत्र, मैकल श्रेणी। और आपको पता है कि अमरकंटक से नदी निकलती है और वो पश्चिम की तरफ बहती है, वेस्ट की तरफ बहती है। और एक सोन नदी उत्तर की तरफ जाती है और ये जा करके गंगा नदी में पटना के पास मिल जाती है, पटना के पास मिल जाती है। ये नर्मदा नदी ये भारत के खंबात की खाड़ी में, भारत के खंबात की खाड़ी में गिरती है और पश्चिम में बहने वाली पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। चूंकि ये पश्चिम में क्यों बहती है जबकि पूरा झुकाव पूर्व की तरफ है? वास्तव में ये रिफ्ट वैली बनाती है, वास्तव में ये भ्रंश घाटी बनाती है। और भ्रंश घाटी कैसे बनती है? कई बार जब आंतरिक दबाव पड़ता है तो उसमें कुछ क्षेत्र ऊपर उठ जाता है, कुछ क्षेत्र दब जाता है, कुछ क्षेत्र फिर ऊपर उठ जाता है और कुछ क्षेत्र दब जाता है। ये जो क्षेत्र ऊपर उठ जाता है ये पर्वत के रूप में, और जो नीचे दब जाता है वो घाटी के रूप में, और बाद में पानी के माध्यम से ये नदी के रूप में इस तरफ प्रवाहित हो जाता है। और ऊपर जो उठे हुए भाग हैं, एक तरफ विंध्याचल पर्वत है उत्तर की तरफ, और नीचे की तरफ सतपुड़ा पर्वत है, और इसके बीच में जो नदी है वो नर्मदा नदी है। वो ढाल ऐसे बन गई और ऊंचाई पे ये पर्वत उठ गए, तो इसलिए नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। और पश्चिम की ओर बहने में ये चूँकि इसका प्रवाह रिफ्ट वैली में रहता है तो ये बहुत तेज़ी से समुद्र में मिलती है, और इसी प्रकार से वो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। एस्चुरी का मतलब ये है कि जब नदी सीधा सीधा समुद्र में प्रवेश करे, अपने डिपॉजिट को रास्ते में न छोड़े, और वहाँ पर उसका जो करंट है समुद्र के अंदर दिखाई दे, तो उसको एस्चुरी बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक और नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, बैतूल से नदी से निकलती है, वो है ताप्ती नदी। वो ताप्ती नदी है। यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारी नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली नर्मदा नदी कहलाती है, न कि ताप्ती नदी। और नर्मदा नदी का इस तरफ बहना, क्योंकि जब रिफ्ट वैली के दोनों तरफ पर्वत होना आवश्यक है, और जो पर्वत होते हैं उसको हॉस्ट पर्वत बोला जाता है, और इसमें भी हॉस्ट पर्वत जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सतपुड़ा है, क्योंकि दोनों तरफ इसके रिवर प्रवाहित। तो जो ये जो
क्षेत्र है ये हॉस्ट पर्वत कहलाता है, और जिसके दोनों तरफ हॉस्ट पर्वत है उसके एक तरफ ये जो नदी है वो रिफ्ट वैली कहलाती है। अगर हम देखें तो ये विंध्याचल पर्वत है, और वास्तव में पूर्वी बघेलखंड जो भाग है वो विंध्याचल पर्वत का भाग है। पूर्वी बघेलखंड किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का भाग है। और जो हमारा मैकल श्रेणी है वो वास्तव में सतपुड़ा पर्वत का क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी के रूप में विस्तारित है। तो ये मैकल श्रेणी सतपुड़ा का भाग हो गया और विंध्याचल का भाग पूर्वी बघेलखंड का। परंतु एक रामगढ़ की पहाड़ी जो है, यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी है, तो वास्तव में पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन पीएससी ने अपने आंसर में इसको सतपुड़ा पर्वत का भाग माना है। अतः आप लोग जब भी कभी लेंगे तो इसको सतपुड़ा का भाग मानेंगे, रामगढ़ की पहाड़ी। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है नर्मदा नदी का, और अभी देखेंगे चूँकि ये मैकल पर्वत श्रेणी ये यहाँ से प्रवेशित जो हवाएं हैं उस पर मैकल श्रेणी रेन सेड एरिया बनाता है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। आज हमने देखा अभी पूरे छत्तीसगढ़ का 4 डिवीजन, पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सावली पाट क्षेत्र, ये महानदी बेसिन और दंडकारण्य, जिसके कि 4 भाग हैं, कोकनी बेसिन, अबुझमाड़ क्षेत्र, बस्तर का पठार, बस्तर का मैदान। बस्तर के पठार को हम 2 भागों में, पूर्वी पठार और पश्चिमी पठार के रूप में भी लेंगे। अब थोड़ा सा एक और चर्चा करें हम लोग, वास्तव में पाट क्षेत्र क्या होता है और हिल एरिया क्या होता है। पूर्वी बघेलखंड एक हिल एरिया है। हिल एरिया ऊंचाई पर जाने पे टिल्ट होता है, और पाट क्षेत्र ऊंचाई पर जाकर के एक समतल मैदान है। जैसे हम एक बेंच की बात करें तो ऊंचाई पर होकर के धरातल से वो समतल मैदान हो जाता है, तो वो हम जसपुर सावली पाट क्षेत्र। अब पूरे छत्तीसगढ़ का हम विश्लेषण करें तो अभी हम अलग अलग क्षेत्र में भी देखेंगे। तो अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ का विश्लेषण करें तो वास्तव में छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग, यहाँ पर विकास बहुत कम हुआ है क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और यही जब हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, मैदानी भाग महानदी बेसिन के माध्यम से, महानदी की सहायक नदियों के माध्यम से बना हुआ है, इसलिए पूरा क्षेत्र का छत्तीसगढ़ में जो जनाधिक्य, संचार के साधन, डेवलपमेंट, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास बहुत ज़्यादा है। संस्थान में हम देखेंगे प्रशासनिक विकास भी यही हुआ है, प्रशासनिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान ज़्यादातर इसी क्षेत्र में। लेकिन अगर हम चाहें तो विकास का अलग अलग माध्यम, जैसे मैंने कहा ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में हम पर्यटन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ जलवायु यहाँ की अच्छी होती तो पर्यटन के लिए विकसित किया जा सकता है। साथ ही साथ इसको जल विद्युत ऊर्जा के लिए भी विकसित किया जाता है। आपने देखा पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ वन अधिक ज़्यादा है, वहीं पर मैदानी भागों में कृषि कार्य ज़्यादा है, और यहाँ डैम है, यहाँ पर वाटरफॉल है। यहाँ डैम है तो यहाँ वाटरफॉल है। ये पूरा क्षेत्र अगर हम देखें तो सबसे ठंडा क्षेत्र यहाँ पर है, तो सबसे गर्म क्षेत्र ये पूरे इस क्षेत्र में। अगर हम देखें तो जितनी भी हमारी जनजातियाँ हैं, फॉरेस्ट है, जनजातियाँ हैं, और ज़्यादातर पूर्वी पिछड़ी जनजातियाँ यहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पर पहाड़ी कोरवा, यहाँ बिरहोर, यहाँ बैगा, यहाँ कमार और यहाँ अबुझमाड़। वहीं पर हम देखें तो इस पूरे क्षेत्र में ही, इस क्षेत्रों में यहाँ सेंचुरी है,
यहाँ नेशनल पार्क है, यहाँ पर यहाँ नेशनल पार्क है। और इसके अलावा अब हम आगे जाकर के एक एक, जैसे पूर्वी बघेलखंड, फिर जसपुर सावली पहाड़ क्षेत्र, फिर महानदी बेसिन और दंडकार, इसका अलग अलग हम पूरा डिवीजन देखेंगे और साथ ही साथ इसको हम राजनीतिक विभाजन से भी सामने रखेंगे। जैसे अगर हम पूर्वी बघेलखंड की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड में ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और फिर ये जैसे इस प्रकार से डिवीजन होता है, जिसको हम अलग से देखेंगे। तो दोस्तों, आज इसी को आप अध्ययन करेंगे और इसमें जो डाउट्स हैं वो पूछेंगे मुझसे, और कल हम इसके आगे और देखेंगे नेक्स्ट।